हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 17 फरवरी एंड 17 फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले आपको मैं बता दूं कि आप हमसे 3 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप मयूरी भागवानी सर्च करोगे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इस पे आप हमारी पीडीएफ जो भी है लेक्चर्स की वो आपको मिल जाएंगी। साथ में आपको मेल आईडी के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। जो भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो रिगार्डिंग यूपीएससी आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हो। ट्विटर पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अब देखो, सिर्फ 111 डेज बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, इसीलिए आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। टॉपिक्स की बात कर लें, जीएस वन में हम देखेंगे कल्चर में से आंध्र प्रदेश बुल रेस के बारे में। जीएस टू में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में यूक्रेन क्राइसिस में क्या डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में। क्वाड और ऑकस के बारे में देखेंगे। पॉलिटी में देखेंगे 1 ईयर कोटा के बारे में। सोशल जस्टिस में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। हेल्थ में देखेंगे डिप्रेशन ग्लोबली निग्लेक्टेड हेल्थ क्राइसिस है, इसके बारे में देखेंगे। जीएस थ्री में हम देखेंगे साइंस एंड टेक में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। इकोनॉमी में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। एनवायरमेंट में हम देखेंगे सोलर वेस्ट हैंडलिंग पॉलिसी के बारे में। एंड जीएस फोर में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। दूसरी चीज ये कि आज हम प्रीलिम्स डोज में एक और गवर्नमेंट स्कीम को देखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा, प्रीलिम्स डोज एंड में आएगा। उससे पहले आगे बढ़ें उससे पहले आज से एक नया सेक्शन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि प्रीलिम्स लगभग 110 दिन दूर है। तो यहाँ पे हम प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इसके थ्रू हम कहीं ना कहीं ट्रेंड समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले जितने दिन बचे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकें। ओके। पहला क्वेश्चन हमारा ये है भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स के बारे में। आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसके अलावा एक और है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो पॉलिटी से रिलेटेड मेजरली ये क्वेश्चन है, 2021 में आए हुए क्वेश्चन है। आपसे मैं इनका आंसर एक्सपेक्ट कर रही हूँ इन द कमेंट सेक्शन। इसका डिस्कशन, इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो हम कल देखेंगे। ओके। आगे बात करते हैं पहले टॉपिक के साथ। सुप्रीम कोर्ट टू हियर 1 ईयर कोटा केसेस ऑन मेरिट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 ईयर कोटा केसेस को अब वो सुनेंगे। तो बेसिकली बैकग्राउंड क्या है पहले ये बताती हूँ, फिर हम आते हैं वापस से न्यूज आर्टिकल पे। तो 1 ईयर कौन है? 1 ईयर एक तरह की लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंसोलिडेटेड बैकवर्ड कम्युनिटी है इस स्टेट की। यहाँ पे कौन से स्टेट की बात हो रही है? तमिलनाडु की। ठीक है। तो तमिलनाडु की लार्जेस्ट और मोस्ट कंसोलिडेटेड बैकवर्ड कम्युनिटी है 1 ईयर कम्युनिटी। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक मैसिव प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था 1980s में। इनको यहाँ पे इनकी डिमांड थी कि हमको रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि हम बैकवर्ड हैं, मोस्ट कंसोलिडेटेड हैं, हमको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाए। तो इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया 1980s में और इन्होंने 20% रिजर्वेशन मांगा स्टेट में, 2% रिजर्वेशन मांगा सेंट्रल सर्विसेज में। इस मूवमेंट को जस्टिस पार्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ने भी यहाँ पे बैकिंग दी थी। ये जो एगिटेशन था ये 1986 में शुरू हुआ और यहाँ पे कई सारे लेटर्स, कई सारे टेलीग्राम गए थे उस टाइम के चीफ मिनिस्टर जो थे तमिलनाडु के, एमजी रामचंद्रन, उनके पास। इसके साथ ना एमजीआर ने कुछ किया, न राजीव गांधी गवर्नमेंट ने कुछ किया। तो यहाँ पे एगिटेटर्स और ज्यादा वायलेंट हो गए और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए। इन्होंने रेल को ब्लॉक किया, रोड ट्रैफिक सभी को ब्लॉक किया। तो काफी ज्यादा वायलेंट मूवमेंट हो गया था। 1987 में कई सारी डेथ्स हुई। ये जो एगिटेशन था ये काफी वायलेंट हो गया। सितंबर 1987 में लगभग 21 प्रोटेस्टर्स जो थे उनकी डेथ हो गई पुलिस फायरिंग में। यहाँ पे ये जो पुलिस फायरिंग हुई थी इसमें क्या हुआ था, पुलिस और ये शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज के बीच में क्लैशेस वगैरह भी हुए थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सारा मूवमेंट था, ये सारा जो वायलेंस हुआ, उसके बाद जो स्टेट की जो गवर्नमेंट थी काफी हिल गई और यहाँ पे और कोई इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं था। अब इनको रिजर्वेशन देना ही पड़ा, रिजर्वेशन की बात इनको करनी ही पड़ी। 1989 में फाइनली ओबीसी कोटा को दो भागों में डिवाइड किया गया यहाँ पे। एक था बैकवर्ड कास्ट और एक था मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। ठीक है। तो बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में इसको डिवाइड किया गया। वन्यास को कैटेगराइज किया गया मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में। और यहाँ पे 107 अदर कम्युनिटीज भी थी इधर मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में। तो टोटल मिला के मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में 108 कम्युनिटीज को रखा गया। यहाँ पे इन सभी कम्युनिटीज को मिला के 20% रिजर्वेशन दिया गया। मांगा कितना था? 1 ईयर ने 20% रिजर्वेशन इकलौता 1 ईयर कम्युनिटी के लिए। लेकिन यहाँ पे कुल मिला के 108 कम्युनिटीज को 20% रिजर्वेशन दिया गया। 3 डिकेड्स लेटर, 3 डिकेड लेटर यानी कि लगभग 2019-20 में यहाँ पे तमिलनाडु गवर्नमेंट एक बिल लेकर आई जिसमें इन्होंने बोला कि हम यहाँ पे 10.5% रिजर्वेशन देंगे 1 ईयर को विद इन 20% एमबीसी कोटा। तो देखो, ओबीसी
का जो कोटा कोटा मिलता था, इसमें बोला गया कि यहाँ पे जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को हम यहाँ पे 20% रिजर्वेशन देंगे। इस 20% रिजर्वेशन का जो 10.5% हिस्सा है वो वन्यास कम्युनिटी के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया, ठीक है। तो कुल मिला के ये बात हुई है। अभी पास्ट का ये चल रहा था। अभी जो नया लॉ लाया था ना तमिलनाडु गवर्नमेंट के 10.5 रिजर्वेशन वन्यार कम्युनिटी को देंगे, इसके अगेंस्ट ही पिटीशन गया कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और इसी पिटीशन की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो रही है। तो यहाँ पे जो 2 जज बेंच थी सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने बोला कि इसको, इस जो केस है इसको यहाँ पे किसी भी लार्जर बेंच को देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो केस सुना जा रहा है, दैट इज अपॉन द वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉ ग्रांटिंग रिजर्वेशन टू वन्यार कम्युनिटी, ठीक है। तो वन्यार कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन देने की बात की है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, 10.5% का स्पेशल रिजर्वेशन देने की बात की है। ये कहा जा रहा है, ये पिटिशन ये गई है कि यहाँ पे ये जो रिजर्वेशन है ये सही नहीं है। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे द कोर्ट इज हियरिंग अ चैलेंज टू द डिसीजन ऑफ मद्रास हाई कोर्ट इन नवंबर 21 डिक्लेयरिंग अल्ट्रा वायरस द लॉ विच प्रोवाइडेड 10.5% स्पेशल रिजर्वेशन इन वन्यास। तो देखो बेसिकली हुआ क्या, ये पहले तो तमिलनाडु जो लेजिस्लेशन था, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहाँ पे 10.5% स्पेशल रिजर्वेशन का लॉ पास किया, बिल पास की। ये जो बिल के अगेंस्ट यहाँ पे पिटीशन गया मद्रास हाई कोर्ट में। मद्रास हाईकोर्ट ने ये बोला कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है, तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो लॉ है, ये अल्ट्रा वायरस वायरस है, अल्ट्रा वायरस है विद द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उसको फॉलो नहीं करता। ना ही तमिलनाडु गवर्नमेंट के पास इतनी पावर्स हैं कि वो इतना रिजर्वेशन किसी को दे सके। उसके अगेंस्ट में तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, रोक लगा दी, इस लॉ के ऊपर रोक लगा दी। अब इसका ही पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गया है कि नहीं, ये वापस से ये रिजर्वेशन शुरू होना चाहिए। इनके मद्रास हाईकोर्ट के डिसीजन को यहाँ पे चैलेंज किया गया है, ठीक है। तो ये पूरा लॉ, ये पूरा एक्ट जो था, इसके बारे में ये पूरी बातचीत चल रही थी, ये पूरा रिजर्वेशन का मामला था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट यूक्रेन क्राइसिस। अब यूक्रेन क्राइसिस हम काफी टाइम से यहाँ पे डिस्कस करते आ रहे हैं। अभी हमने कल ही देखा था, परसों क्या हुआ था, परसों यहाँ पे न्यूज आ रही थी कि हो सकता है रशिया जो है वो इन्वेड कर दे क्रीमिया के साथ साथ जो दूसरे यूक्रेन के पार्ट है, क्रीमिया तो अब रशिया का ही है। रशिया जो है हो सकता है यूक्रेन के ऊपर अब यहाँ पे इन्वेड कर दे, क्योंकि रशिया ने लगभग 1.3 लाख ट्रूप्स अपने लगाए थे यूक्रेन के आसपास। ओके, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि ये एक बहुत बड़ी वॉर बन जाए रशिया और नाटो के बीच में। नाटो जो है वो यूक्रेन की साइड से लड़ेगा। तो ये सब ये कहा जा रहा था कि एक बहुत बड़ी वॉर हो सकती है। इसी में कल ये डेवलपमेंट आया कि रशिया ने बोला हमने अपने ट्रूप्स को, कुछ कुछ ट्रूप्स को वापस लेना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ट्रूप्स को हम वापस ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी वॉर वगैरह हम नहीं चाहते, बैटल नहीं चाहते, इसीलिए हम अपने ट्रूप्स को वापस लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो कल रशिया ने ये अनाउंसमेंट की, लेकिन रशिया ने ये कुछ नहीं बताया कि कितने ट्रूप्स को ये वापस लेकर जा रहे हैं। तो आज ही इसके ऊपर डेवलपमेंट ये हुआ है कि यूएस और नाटो ने ये कहा है कि हमको इन पे विश्वास नहीं है, ठीक है। जो ये कह रहे हैं ना कि हम अपने ट्रूप्स वापस लेकर जा रहे हैं, हमको इन पे विश्वास नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको हमने कहीं पे भी वेरीफाई नहीं किया है, ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है ऑन ग्राउंड, ये कह रहे हैं यूएस और नाटो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, कल रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने एक वीडियो डाला जिसमें जो टैंक्स हैं, इन्फेंट्री व्हीकल्स हैं, ये सब जो है ये वापस जा रहे हैं क्रीमिया से, ठीक है। जो क्रीमिया क्या है, क्रीमिया पहले यूक्रेन का ही पार्ट हुआ करता था, जिसको 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया था, ठीक है। तो ये ट्रूप्स को वापस ले जाता हुए ट्रूप्स को वीडियो डाला इन्होंने, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने। फिर भी यूएस और नाटो का कहना है कि हमको नहीं पता कि इन्होंने सच में विड्रॉ किया है या नहीं किया है, तो इसको अभी हमको पहले वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर ही हम आगे कुछ डिसीजन लेंगे। दूसरी चीज ये कि इंडिया ने अपनी हेल्पलाइन ओपन कर दी है। कल ही इंडिया ने ये कहा यूक्रेन में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कि आप अपना सब सब कुछ अपना पैक वैक करके सामान वापस इंडिया आ जाओ। यूक्रेन से अपने इंडियन स्टूडेंट्स को निकालने का काम करना स्टार्ट कर दिया इंडिया ने। ये भी कहा कि यूक्रेन में जो बाकी लोग इंडिया के रहते हैं अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, वो भी कोशिश करो कि आ सको तो, और नहीं आ सको तो अपनी डिटेल्स जो है वो एम्बेसी में दे दो, सो दैट अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है हम आपको रेस्क्यू कर पाए। अब उसी के आगे यहाँ पे इंडिया ने अपनी एक हेल्पलाइन ओपन कर दी है, फोन नंबर वगैरह दे दिया है स्टूडेंट्स को जो यूक्रेन में रह रहे हैं, जो भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, कंट्रोल रूम से इमरजेंसी फोन नंबर इन्होंने रिलीज किया है। तो बेसिकली ये इसीलिए ये है कि आगे अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो इसको कैटर किया जा सके, एड्रेस किया जा सके। ओके, अब देखो यहाँ पे ये यूक्रेन है, यूक्रेन का मैप ये हम देख रहे हैं। यूक्रेन के आसपास यहाँ पे रशिया है, देखो कल भी मैंने आपको बताया था रशिया ने यहाँ इस पूरे साइड से यहाँ पे ट्रूप्स अपने जमा रखे थे। क्रीमिया का भी, ये क्रीमिया जो ऑरेंज दिख रहा है अब ये ऑरेंज नहीं रहा है, अब ये रशिया का पार्ट हो गया है। तो
यहाँ पे भी इन्होंने अपने ट्रूप्स जमा लिए थे। बेलारूस भी इनकी कहीं न कहीं मदद कर रहा है रशिया की। तो देखो नॉर्थ पूरा यहाँ पे इनका हो गया, इधर ईस्ट पूरा इधर हो गया और साउथ में भी इन्होंने अपने ट्रूप्स जमा रखे हैं रशिया ने। यूएस और नाटो की ये हेल्प कर रहा है, पोलैंड सबसे ज़्यादा, रोमानिया भी यहाँ पे इसकी हेल्प कर रहा है। बाकी कंट्रीज मॉडरेट हैं, लेकिन यूएस और नाटो की साइड से यहाँ पे जो है इस एरिया में यहाँ पे जमाए जा रहे हैं ट्रूप्स। ओके, तो सो दैट यूक्रेन की हेल्प करने आ सके नाटो और यूएस। ऑलराइट, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट इशू की। आर बुल रेसेस नॉट वायलेंट एज जल्लीकट्टू आंध्र प्रदेश विलेजर्स। तो आंध्र प्रदेश के विलेजर्स जो हैं यहाँ पे भी एक बुल्स का एक फेस्टिवल होता है, बुल रेस जैसा कुछ एक फेस्टिवल होता है, लेकिन इसको इसको लेकर भी एक कुछ नेगेटिव नोशन चल रहा था कि जल्लीकट्टू जैसे, जल्लीकट्टू क्या है, जल्लीकट्टू भी एक बुल रेस, बुल टेमिंग फेस्टिवल था, जिसको कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है अभी के लिए। और इसका जो केस है सुप्रीम कोर्ट में है अभी, कि इसको बैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये बुल रेस जो है वैसे ही कुछ कुछ यहाँ पे आंध्र प्रदेश में भी हो रहा है। तो ये आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में क्या फेस्टिवल होता है, इसका नाम है पशुवुला पंडुगा। ठीक है, पशुवुला पंडुगा। ये मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि ये फेस्टिवल कहाँ का है। तो पशुवुला पंडुगा जो है ये कैटल फेस्टिवल है जो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इसके ऊपर भी एक थोड़ी सी बैड लाइट आ रही थी जल्लीकट्टू जैसी ही, लेकिन यहाँ के विलेजर्स का कहना है कि यहाँ पे जल्लीकट्टू जैसा वायलेंट, यहाँ पे ये जो हमारा फेस्टिवल है ये जल्लीकट्टू जैसा वायलेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्जन इसके खेले जाते हैं, एक है हड्डोला पंडुगा और एक है माइलारा पंडुगा। ठीक है, या फिर पशुवुला पंडुगा। तो जो हड्डोला पंडुगा है, इसमें क्या होता है कि जो बुल्स हैं उनको रेस कराने के लिए लाया जाता है। यहाँ पे एक सामने क्राउड रहता है और ये क्राउड जो है, क्राउड जो यंग पीपल का क्राउड है, वो इनको रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये टेमिंग जैसा ही हो गया, रोप्स वगैरह के थ्रू इनको रोकने की कोशिश करता है। माइलारा पंडुगा क्या है, या फिर जिसको पशुवुला पंडुगा कह रहे हैं, यहाँ पे बुल्स की रेस कराई जाती है और जो भी बुल जीतती है उसको प्राइज मिलता है। तो यहाँ पे ये दो तरह के यहाँ पे गेम्स है, इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। फेस्टिवल्स कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, बुल से रिलेटेड है। ठीक है, एक कंबाला भी है, कंबाला कर्नाटक का है, ये बफेलो रेसिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जल्लीकट्टू कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ये बुल से रिलेटेड है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। इंडिया लैक्स सोलर वेस्ट हैंडलिंग पॉलिसी। तो देखो बेसिकली क्या कहा गया है इसमें, इसमें ये कहा गया है कि इंडिया ने अपने लिए टारगेट सेट करे हैं। ठीक है, 2022 तक हमको यहाँ पे 100 गीगावाट्स तक की सोलर पावर इंस्टॉल्ड एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये हमने अपना पेरिस पैक्ट में, पेरिस पैक्ट हुआ था, पेरिस डील हुई थी, कब हुई थी ये 2015-16 में ये डील हुई थी, जिसमें ये डिसाइड किया था कि हर कंट्री अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस करेगी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। इसी में इंडिया ने अपना ये कंट्रीब्यूशन दिखाया कि हम 2022 तक 100 गीगावाट वाली सोलर पावर एनर्जी को इंस्टॉल कर लेंगे अपने देश में। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा एम था। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैपेसिटी हमारी जो है 40 गीगावाट की इंस्टॉलेशन हमारे यहाँ पे हो चुकी है, सोलर फोटोवोल्टिक इंस्टॉलेशन जो है। इसमें जो है कुछ 35 गीगावाट तो जो है ये ग्राउंड माउंटेड प्लांट्स हैं और 4.4 गीगावाट जो है रूफटॉप सोलर प्लांट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम अच्छा काम कर रहे हैं सोलर सोलर पैनल्स के लिए। ठीक है, सोलर पैनल्स के लिए हम काफी अच्छा काम कर रहे हैं, सोलर एनर्जी के लिए हम काफी अच्छा काम कर रहे हैं, काफी अच्छी राह पे हैं हम। लेकिन इशू क्या है, यहाँ पे इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने ये बोला कि ग्लोबल फोटोवोल्टिक वेस्ट जो है ये 78 मिलियन टन हुआ है बाय 2050 इतना वेस्ट हो जाएगा। मतलब कि सोलर पावर एक अच्छा हमारा अल्टरनेटिव तो है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो इसका वेस्ट जनरेट हो रहा है वो अब एक कंसर्न बन रहा है। तो सोलर वेस्ट जो है, फोटोवोल्टिक सेल्स जो लगते हैं उनका जो वेस्ट है, लगभग ग्लोबली इसकी इस वेस्ट की बात करें तो बाय 2050 ये जो वेस्ट है लगभग 78 मिलियन टन हो जाएगा, जो कि एक बहुत कंसर्निंग इशू है। ठीक है, दिस वुड बी वन ऑफ द 5 टॉप जनरेटर्स ऑफ द वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 5 टॉप जनरेटर्स जो है ना वेस्ट के, इंडिया उसमें से एक होगा। तो ये जो ग्लोबल सोलर वेस्ट जनरेट होने वाला है इसमें टॉप 5 में इंडिया हो सकता है, क्योंकि इंडिया उतना काम भी कर रहा है सोलर एनर्जी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि इंडिया में अभी तक सोलर वेस्ट को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है, इसको अलग नहीं किया गया है। हालांकि एक कमेटी बनाई गई है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो काम कर रही है, इनके सेक्रेटरी काम कर रहे हैं सोलर पावर को भी, सोलर एनर्जी वाले सेक्टर में भी सर्कुलर इकोनॉमी जनरेट करने की। तो सोलर पैनल जैसे हैं उनमें रीयूज रिसाइकल कर सकें हम उनके इक्विपमेंट्स को, उसके वेस्ट को, और यहाँ पे भी हम एक सर्कुलर इकोनॉमी जनरेट कर सकें तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे आज की डेट में कोई भी कमर्शियल रॉ मटेरियल
रिकवरी फैसिलिटी है नहीं सोलर ई वेस्ट को लेकर। यहाँ पे एक पायलट फैसिलिटी शुरू जरूर की गई है सोलर पैनल के रिसाइकलिंग को लेकर तमिलनाडु में, लेकिन अभी भी जो रॉ मटेरियल है उसकी रिकवरी के लिए कोई भी यहाँ पे फैसिलिटी है नहीं। उसके अलावा यहाँ पे ये कहा गया कि सोलर पैनल्स, अभी तक ये बोला जा रहा था कि अभी तक हमारे यहाँ पे इस हमारे देश में ये सोलर वेस्ट हैंडलिंग पॉलिसी इसीलिए नहीं आई क्योंकि लगभग 2010 में ही हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया है, और ये 25 साल की लगभग इनकी लाइफ होती है सोलर पैनल की। तो लगभग लगभग 2035 तक यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी, ये पहले कहा जा रहा था। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि ऐसा नहीं है। एंड ऑफ लाइफ जो होता है, एंड ऑफ लाइफ वेस्ट जो होता है, जैसे मान लो सोलर फोटोवोल्टिक सेल है या पैनल है, इसमें कुछ भी एंड ऑफ लाइफ हो गया 2035 तक इसकी लाइफ खत्म हो गई, ठीक है। अब जो वेस्ट जनरेट होगा ये दिस इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द टोटल वेस्ट, ठीक है। तो जो टोटल वेस्ट बनेगा ना फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स का, ये सिर्फ वन ऑफ द पार्ट रहेगा, एंड वेस्ट जो रहेगा। इसके साथ में बीच बीच में भी कई सारे वेस्ट निकलते रहते हैं, जैसे कि इनिशियल लाइफ में भी जो सोलर पैनल है उसकी इनिशियल लाइफ में भी अगर कोई डिफेक्ट आता है तो उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है, उस प्लांट ऑपरेशन को डिस्कार्ड करके नई चीजें उसमें लगानी पड़ती है। तो काफी ज्यादा वेस्ट अभी भी हो रहा है, इसीलिए हमको इसके बारे में सोचने की जरूरत है, सोलर वेस्ट हैंडलिंग पॉलिसी की सोचने की जरूरत है। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंडिया जो है हो सकता है 2050 तक फिफ्थ जो टॉप 5 है, टॉप 5 वेस्ट जनरेटर्स इन सोलर इकोनॉमी, ये इंडिया उसमें से एक हो सकता है, ठीक है। तो ये हमको समझ में आना चाहिए। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट इशू की। डिप्रेशन रिमेन्स अ नेग्लेक्टेड ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस सेज रिपोर्ट। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, किसकी रिपोर्ट है ये देखो, यहाँ पे जो रिपोर्ट है वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन कमीशन की ये रिपोर्ट है, लेंसेट की रिपोर्ट है। इसमें ये कहा गया है कि जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन क्या होता है, वन ऑफ द मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ डिसीज है, वन ऑफ द मेंटल हेल्थ डिसीज। ये जो है हो सकता है कि वन ऑफ द ग्लोबल, वन ऑफ द बिगेस्ट निग्लेक्टेड ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस बन जाए, ठीक है। तो कहा गया है कि 5% जो भी अडल्ट हैं ग्लोबली, वो यहाँ पे डिप्रेशन से सफर करते हैं एक साल में, कम से कम 5% लोग। तो ये एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है लेकिन निग्लेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे जो कंडीशन है इनकी, जो कंडीशंस की अंडरस्टैंडिंग है वो उतनी डेवलप नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि डिप्रेशन में होता क्या है। कोई भी यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज इसके लिए डेवलप्ड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि यहाँ पे इसका प्रिवेंशन किया जा सके, डायग्नोसिस किया जा सके, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं है देशों में, पावर्टी भी एक कारण है इसका, ठीक है। तो ये सब भी कारण है। अभी कोविड के टाइम पे तो काफी ज्यादा इश्यूज हो गए थे इससे रिलेटेड। कोविड के टाइम पे जब सोशल आइसोलेशन बढ़ गया, लोगों के पास कनेक्ट करने को नहीं थे लोग, तो यहाँ पे डिप्रेशन की समस्या और बढ़ गई थी, ओके। हम यहाँ पे ये भी चीज बताई जाती है कि डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि प्रिवेंट नहीं किया जा सकता या फिर रिकवरी नहीं हो सकती, इससे हो सकती है। लेकिन जो लोग डिप्रेशन में हैं उनको डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, कि डायग्नोसिस ही नहीं है कि उनको ये डिप्रेशन की बीमारी है, ठीक है। हाई इनकम कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो लगभग 50% लोग हैं जो टोटल डिप्रेशन में, जो डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं उनमें से सिर्फ 50% लोग हैं जो डायग्नोस्ड हैं। और जो स्पेशली जो पावर्टी रिडन कंट्रीज हैं या लो इनकम कंट्रीज हैं, उसमें तो 80 to 90% लोग हैं जिनका अभी तक यहाँ पे डायग्नोसिस नहीं हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि पैंडेमिक जो है इसमें कई सारी हार्डशिप आई, आइसोलेशन हुआ, अनसर्टेनिटीज आई, हेल्थ केयर में भी काफी इश्यूज आए, कई सारे लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया। तो इसीलिए भी ये ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस आज के समय में बना हुआ है। और सबसे ज्यादा कंसर्निंग चीज ये है कि ये निगलेक्टेड है, निगलेक्टेड ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस बना हुआ है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइना स्लैम्स क्वाड ऑकस क्लिक्स। तो देखो यहाँ पे चाइना ने ये बोला है कि क्वाड और ऑकस जो है ना, क्वाड और ऑकस यहाँ पे और कुछ नहीं है, सिर्फ चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को रोकने की जरिया है, ठीक है। तो चाइना समझ रहा है कि ये बहुत बड़ा हीरो है, और चाइना ने ये बोला है कि हमको रोकने के लिए और यूएस अपनी हेजिमनी को बनाए रखने के लिए क्वाड और ऑकस जैसे यहाँ पे इनिशिएटिव शुरू कर रहा है। तो इन्होंने बोला है कि क्वाड और ऑकस जो है बेसिकली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के इल इंटेंशनड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के टूल्स हैं। इनका कहना है कि यहाँ पे जो यूएस कह रहा है ना कि हम इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन को यहाँ पे सिक्योर करने के लिए, चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस से रोकने के लिए ये सब चीजें हम कर रहे हैं। लेकिन चाइना का कहना है कि यहाँ पे उल्टा होने वाला है। यहाँ पे बात जरूर कर रहा है यूएस रीजनल सिक्योरिटी की, लेकिन यहाँ पे यूएस कर रहा है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स का। तो यहाँ पे बेसिकली ऑकस में क्या हुआ, ऑकस में ये मैं बताऊंगी। क्वाड क्या है, क्वाड आपको पता होना चाहिए, 4 मेंबर्स है इसमें, ठीक है। इनफॉर्मल डायलॉग ग्रुप है। कौन कौन है इसमें? यूएस है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है।
ओके, ये चार ग्रुप्स हैं, चार कंट्रीज जो हैं, इन्होंने मिलकर क्वाड बनाया है। ओके, तो ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो बेसिकली इंडो पैसिफिक को सिक्योर करने की बात करता है। ऑकस जो है एक डिफेंस पैक्ट के फॉर्म में आप इसको देख सकते हो। इसमें कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, यूके है और यूएस है, ठीक है। ये तीन कंट्रीज हैं और यहाँ पे बात की गई है कि जो रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसके लिए बेसिकली ये काम करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया को भी न्यूक्लियर सबमरीन वगैरह देने की भी बात की गई थी इस ऑकस के अंतर्गत। तो यहाँ पे चाइना कह रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कर रहा है यूएस यूजिंग दीज टूल्स लाइक क्वाड एंड ऑकस, ठीक है। तो यहाँ पे ये चाइना का कहना है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि क्वाड और ऑकस है क्या, ठीक है। तो ये चाइना तो कहेगा क्योंकि चाइना के अगेंस्ट में कुछ चीज हो रही है, तो चाइना इसमें तिल मिलाएगा तो सही ही, ठीक है। अब शुरुआत में एक चीज और देखो कि जब क्वाड बना था शुरुआत में, तो चाइना ने बोला था ये तो सी फोम है, ठीक है। सी फोम मतलब कि एक ऐसे झाग होती है ना, वो है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जल्दी फेड अवे हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि क्वाड के जो मेंबर्स हैं वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, काफी अच्छा यहाँ पे स्कोप डेवलप हो रहा है इनका, तो यहाँ पे चाइना अब इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। चाइना ने अब ये बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए वगैरह, ठीक है। तो क्वाड जो है काफी अच्छा काम कर रहा है वैक्सीन में, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में, इन सभी में चाइना को काउंटर करने की कोशिश पूरी लगी हुई है, ठीक है। अब देखो ये चीज है कि कभी भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बोलती नहीं है कि हम चाइना को काउंटर करने आए हैं, लेकिन एक्चुअल इनका जो एम है वो यही है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन जो है या फिर पूरा वर्ल्ड ही देख लो, चाइना से बहुत परेशान है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इनकी जो रिस्क इनके कारण बढ़ रही है, उसको कम करने की कोशिशें चल रही है। अब यूएस के भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि यूएस बहुत दाता दानी टाइप का आदमी है, ऐसा नहीं है। यूएस के भी अपने इंटरेस्ट है, यूएस भी नहीं चाहता कि हमारी हेजेमनी कम हो। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ प्रैक्टिकल बेसिस पे चलता है, कुछ भी आइडियल नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वाड तो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, ऑकस को देख लेते हैं। ऑकस क्या है? सबसे पहले तो तीन कंट्रीज इसमें शामिल है, कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। इनके नाम से ही ऑकस बनाया है, ऑकस यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। उसके बाद यहाँ पे ऑकस जो है, यहाँ पे ये परस्यू कर रहा है एक लार्जर स्ट्रेटजी को। यहाँ पे इनका काम है कि ये बायलेटरल रिलेशनशिप के साथ साथ ट्रायलेटरल रिलेशनशिप्स को भी सुधारें। तो यहाँ पे बेसिकली कोशिश यही है कि यूएस यूके जो है इनकी पार्टनरशिप एशियन सिक्योरिटी पार्टनर्स के साथ अच्छी हो, जैसे कि जापान के साथ, साउथ कोरिया, थाईलैंड, फिलीपींस, इनके साथ भी अच्छी हो, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पे बात है कि स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं आपस में, इंटरनेशनल रूल्स की बात कर रहे हैं, पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में, ये सारी बातचीत हो रही है ऑकस में। सेंट्रल फीचर ये है कि यहाँ पे पार्टनरशिप है, ट्रायलेटरल पार्टनरशिप है, जिसमें 18 मंथ एफर्ट लगेगा ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस की साइड से। इस 18 मंथ में अभी जो टारगेट रखा गया है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया को एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हम यहाँ पे अक्वायर करवाएंगे, ये कहा है यूएस और यूके ने, ठीक है। ये पार्टनरशिप में देखो नए आर्किटेक्चर्स भी डेवलप हो रहे हैं, मीटिंग्स के, एंगेजमेंट्स के। इसमें पार्टनरशिप की क्यों गई है? तो देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कई टाइम से बोल रहा था, काफी टाइम से, कि हमको चाइना से खतरा है, चाइना हमको धमकाते रहता है, चमकाते रहता है। तो इसीलिए हम अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने यूके और यूएस के साथ मिलकर ये पार्टनरशिप करी है ऑकस की। अब ऑकस में क्या होगा? जो तीनों नेशन हैं, इन्होंने एग्री किया है कि हम यहाँ पे अपनी जॉइंट कैपेबिलिटीज, टेक्नोलॉजी शेयरिंग वगैरह डेवलप करेंगे, जिससे कि हम यहाँ पे सिक्योरिटी, डिफेंस वगैरह के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बेसिस के सेक्टर में अच्छा काम कर सकें, ठीक है। इसमें पहला मेजर इनिशिएटिव यही है कि यूएस और यूके जो है मिलके ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कैपेबल नेशन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ओके, आगे बात करते हैं आज के प्रीलिम्स डोज की। तो प्रीलिम्स डोज में हम देख रहे हैं मनरेगा के बारे में। मनरेगा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम। देखो 2005 से ये स्कीम चल रही है, इतनी गवर्नमेंट्स आई, इतनी गवर्नमेंट्स गई, ठीक है, लेकिन फिर भी ये स्कीम चल रही है। तो दिस इज सेट टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टिल नाउ, ठीक है। इतनी पुरानी टाइम से चल रही है, अभी तक ये सक्सेसफुल है, ठीक है। वरना आप देखोगे बीजेपी, कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स जाती हैं आती हैं, लेकिन ये स्कीम नहीं गई है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि बजट में भी हर साल इसका एलोकेशन काफी अच्छा होता है, इसीलिए भी ये काफी न्यूज में रहती है। इस साल बजट एलोकेशन इसका कम हुआ है, तो ये भी एक इशू है, ठीक है। मनरेगा इसीलिए न्यूज में है। अब मनरेगा जो है इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005। यहाँ पे ये एक तरह का लेबर लॉ है, सोशल सिक्योरिटी मेजर है। यहाँ पे कोशिश की गई है कि हम यहाँ पे राइट टू वर्क सभी को इंश्योर कर सके, स्पेशली रूरल एरियाज में। तो रूरल एरियाज में हर किसी का यहाँ पे राइट टू वर्क इंश्योर करने के लिए एक तरह का लेबर लॉ, एक तरह का सोशल सिक्योरिटी मेजर है ये। पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे ये एक्ट पहली बार प्रपोज किया गया था 1991 में। हालांकि ये जो आया एग्जीक्यूशन में 2005 में आया। मनरेगा में ये कहा गया है
कि 100 डेज का, कम से कम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा जो भी रूरल एरियाज है उसके स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स को, ठीक है। तो मान लो कि ये आपका गांव है, ये रूरल एरिया है, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये 10 हाउस होल्ड है, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। मान लो 10 हाउस होल्ड है, ठीक है। अब ये 10 हाउस होल्ड का कम से कम एक पर्सन, कम से कम एक पर्सन को यहाँ पे जो भी चाहे काम करना, ठीक है, अनस्किल्ड लेबर काम करना चाहे, ये सभी के घरों के कम से कम एक मेंबर को, ठीक है, यहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी अंडर दिस मनरेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितने दिनों की ये एम्प्लॉयमेंट रहेगी, 100 डेज की, ठीक है। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि कई सारी जगहों पे देखा जा रहा है कि अब एग्रीकल्चर से लोग जो है अर्बन एरियाज की तरफ बढ़ रहे हैं लेबर के लिए, वर्क के लिए। तो यहाँ पे रूरल टू अर्बन माइग्रेशन जो है काफी ज्यादा हो रहा है। कई बार क्या होता है कि लोग जो है, फार्मर्स जो है, अपने कुछ सीजन में तो फार्मिंग करके अपना पैसा कमाते हैं, लाइवलीहुड चलाते हैं, ठीक है, घर बार चलाते हैं। एग्रीकल्चर के कुछ सीजन होते हैं, उसमें जब सीजन नहीं होता तो वो क्या करते हैं, अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं और यहाँ पे वो एज अ कंस्ट्रक्शन लेबर, नॉन फार्म लेबर यहाँ पे काम करते हैं। तो इस रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन है, इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं जो हार्डशिप फेस कर रहे हैं रूरल लेबरर्स, उसको कम करने के लिए ये स्कीम लाई गई। तो बेसिकली क्या होगा कि 100 डेज की ये एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी अनस्किल्ड वर्कर्स को। यहाँ पे ये जो मशीनरी यूज होगी ये स्टेट गवर्नमेंट की यूज होगी, और यहाँ पे लेबरर्स जो है उनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, या फिर कुछ टॉयलेट्स डेवलप करने का, हाउसेस डेवलप करने का काम यहाँ पे दिया जाएगा। अनस्किल्ड काम है ये, ठीक है। यहाँ पे ये भी प्रोविजन है कि मान लो किसी पर्सन ने यहाँ पे एप्लीकेशन दी कि मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए, 15 दिन तक अगर उसको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाती उसके बाद, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि आपको हम नहीं दे पाए एम्प्लॉयमेंट, इसीलिए हम आपको उसका कॉम्पनसेशन के तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा 5 किलोमीटर के अंदर अंदर, मतलब जहाँ पे जो पर्सन रहता है उसके घर के 5 किलोमीटर के दायरे में दिया जाएगा। मिनिमम वेजेस कम से कम पे करने ही है, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और ये एक लीगल एंटाइटलमेंट है। लीगल एंटाइटलमेंट मतलब कि लॉ के हिसाब से अगर मनरेगा स्कीम चल रही है तो ये आप इसका, आपके पास इसका राइट है, ठीक है। तो लीगल एंटाइटलमेंट है ये, ठीक है। इसको आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी हाँ, हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। जो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं प्रीवियस क्वेश्चन, उनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी गुड डे।